पर आप जब राजनीति में एंटर कर रहे हो, आपका फैमिली का क्या रिस्पॉन्स था? बोला कौन बेवकूफ तुमको हिंदी का एचओडी बना दिया जो कि अभी तक उनको इग्नोर किया जाता है कि महिला है, क्या करे। जब ग्राउंड में जाते हो आपको क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है जन स्वराज के बारे में? क्योंकि आज तक किसी ने आके ऐसी बातें नहीं कही, पॉलिटिक्स का एबीसीडी कुछ भी नहीं मालूम। तो हमने ये सोचा कि जब वो ये कर रहे हैं तो हमारा भी यही काम है। यही काम तो उस समय का बिहार में, अभी का बिहार में क्या फर्क है, क्या अंतर है? उसके पहले थे नेतरहाट जैसी चीजें थी जो हमारे यहाँ थी, लेकिन क्या है विचारधारा जन स्वराज? जन स्वराज उस विचारधारा की वजह से आज मैं बैंगलोर छोड़ करके यहाँ पटना में दिख रही हूँ। जन स्वराज में और प्रशांत किशोर जी कैसे देख रहे हैं महिलाओं को? अगर सम्मान नहीं मिलता और अगर वो मौका नहीं दिया जाता तो शायद सामने से आकर औरतें ऐसी बातें नहीं कहती। इस बीच में जन स्वराज का क्या अपॉर्चुनिटी आपको दिखता है भोजपुर में? मैंने ज्योग्राफी में मास्टर्स किए थे, फिर था तो उनको लगा कि अरे ये नॉर्थ इंडियन है तो इनको हिंदी का, इस लड़के के पास इतना दिमाग है तो बिहार के लिए कुछ क्यों नहीं करता। नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण है। आप देख रहे हैं प्रवीण जन सुराजी यूट्यूब चैनल। ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो जन सुराज से जुड़े हैं, जो प्रशांत किशोर के साथ अभी बिहार में कुछ नया व्यवस्था बनाने के लिए कंधा लगा रहे हैं, उन लोग के साथ इंटरव्यू करेंगे और उन लोग का परिचय देंगे और उन लोग से जानने के प्रयास करेंगे वो क्यों यहाँ बिहार आए हैं, वो क्या बिहार में कर रहे हैं, आगे जाके बिहार में क्या नया व्यवस्था बनने जा रहा है कि नहीं, उनसे जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। उसी का क्रम में हमारा साथ है पद्मा ओझा जी। ओझा जी आपको बहुत बड़ा प्रणाम। पद्मा ओझा जी प्रिंसिपल के तौर पे बेंगलुरु में काम कर चुके हैं और अभी वहां इस्तीफा देके यहाँ बिहार में आके बिहार के गांव में घूम रहे हैं। बिहार के गांव में जन स्वराज के बारे में और लोगों को जागरूक करने में अपना योगदान दे रहे हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे ये क्यों आए हैं बिहार और क्या कर रहे हैं यहाँ और आगे जाके बिहार कहाँ ले जाएंगे, इसके बारे में प्रयास करेंगे। नमस्कार मैडम। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ मैडम, आपसे मतलब हम लोग आपको यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से देखते थे। आप बहुत जमीन पे जाके आप काम भी करते थे और ये देखने से हम खुशी मिलता है मैडम, कोई महिला हमारा जैसा जो बाहर से मतलब क्या बोलते हैं, जो कुछ काम करके आए हैं और बाहर गए हैं और बाहर वहां छोड़ के यहाँ आए फिर बिहार में और योगदान दे रहे हैं अपना बिहार के लिए। बहुत इसको देख के खुशी मिला मैडम। मैडम एक बार आपके बारे में संक्षिप्त में जानना चाहते हैं, आपका क्या काम आप बेंगलुरु में करते थे, आपका लाइफ ट्रैजेक्टरी कैसे रहा, आप बिहार से पहले कब गए हैं बेंगलोर और बेंगलुरु में आप क्या काम करते थे, अभी फिर बिहार कैसे आना पड़ा, आपसे जानने का प्रयास करें। मैं बैंगलोर गई थी 2006 में। उसके पहले मैं कोलकाता में थी, वहीं से मैंने बीएड किया था। मैंने मास्टर्स ज्योग्राफी में जैन कॉलेज आरा से की थी। तो 2006 में मैं शिफ्ट हुई बैंगलोर और वहां जाकर के टीचिंग कर रही थी, क्योंकि ऑलरेडी मैं बीएड कर चुकी थी कोलकाता से और वहां भी पढ़ाती थी मैं। और जब मैं बैंगलोर गई, मैं ज्योग्राफी टीचर थी, मैंने ज्योग्राफी में मास्टर्स किए थे। फिर मैं बैंगलोर गई, तो बैंगलोर जाने के बाद मैंने ज्योग्राफी टीचर और मैंने लाइब्रेरी साइंस का भी कोर्स किया था। तो लाइब्रेरियन और ज्योग्राफी टीचर के लिए अप्लाई किया था। तो वहां पे उन लोगों ने जब मेरा रिज्यूमे देखा तो उनको लगा कि अरे ये नॉर्थ इंडियन है, तो इनको हिंदी का रिक्वायरमेंट था, तो हिंदी के लिए इनको बोलते हैं कि वो हिंदी पढ़ाएंगे कि नहीं। तो मुझसे बोला गया कि आप हिंदी का डेमो दोगे। मैंने पहले सोची कि मेरा तो सब्जेक्ट है नहीं, लेकिन फिर सोचा क्योंकि हिंदी है ना, दे देते। सो हिंदी में मैंने डेमो दिया और डेमो मेरा बहुत ही अच्छा हुआ। तो उस स्कूल में मुझे एज ए एचओडी अपॉइंट किया गया और मैं हिंदी एचओडी के तौर पे मैं वहां पे काम करने लगी 2006 से। उसके बाद जब मैं वापस अपने यहाँ आई तो मेरे ज्योग्राफी के जो हेड थे वो मेरे बहुत अच्छे गुरु थे। तो जब मैं आती थी तो मैं उनसे मिलती थी, तो मैं उनको मिलने गई तो बोले पद्मा क्या कर रही हो। तो मैंने कहा कि सर मैं तो टीचिंग कर रही हूँ और हिंदी की एचओडी हूँ। बोला कौन बेवकूफ तुमको हिंदी का एचओडी बना दिया बिकॉज क्योंकि तुम्हारे पास तो क्वालिफिकेशन है नहीं। सो वो मुझे स्ट्राइक किया कि ओके, मैं जो पोस्ट होल्ड कर रही हूँ मेरे पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है।
ये 2009 की बात है। फिर मैं वापस जब बैंगलोर आई, मैंने बैंगलोर आते ही मैंने दिमाग में ये सोचा कि ये क्वेश्चन किसी और को करने नहीं दूंगी, और मैं वहां जाके फिर से मैंने पढ़ना शुरू किया। देन मैं हिंदी में एमए के लिए मैंने अप्लाई किया और पढ़ना शुरू किया। सो हिंदी में मैंने एमए किया। फिर बचपन से मुझे मन था कि मेरे डॉक्टर नाम के आगे डॉक्टर लगे। सही सो मैंने सोचा कि जब एमए कर ही लिया तो पीएचडी कर लेते हैं। फिर सोचा कि पीएचडी तो में 4 साल लगेंगे, पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो एमफिल कर लेते हैं। सो मैंने 1 साल का एमफिल किया। जब एमफिल किया तो उसको काफी एंजॉय किया। मैं बोली पीएचडी कर सकते हैं। देन फिर मैंने पीएचडी के लिए रजिस्टर किया। फिर पीएचडी किया मैंने। उसके बाद मैंने फिर एमएड किया। सो डबल एमए, एमएड, एमफिल और पीएचडी मैंने किया। 2019 में जाकर के मेरी स्टडी जो थी वो कंप्लीट हुई, और पैरेलली मेरा टीचिंग का भी काम चलता रहा। उसी में मैं डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल का भी मैंने काम किया। तो ये मेरी जर्नी थी। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों अब सेटल हैं। तो मैंने सोचा कि मैंने काफी स्ट्रगल किया और अपने आप को सेट कर लिया बैंगलोर में। और हस्बैंड भी बीएसएफ में थे, वॉलंटियर रिटायरमेंट लेकर के वो वहाँ पे रियल एस्टेट का बिजनेस करते थे। तो हमने जो भी चाहा अपने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा लिया। बच्चे सेट हो गए, बेटा आईआईटी कर लिया, बेटी आर्किटेक्ट है एमआर करके बार्सिलोना से, वो अपना फर्म चला रही है और मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम भी कर रही है। तो इतनी सारी चीजें जो हमें सोसाइटी से मिली, यहाँ वो बात आती है कि सोसाइटी ने हमें जो इतना कुछ दिया और हम जब सेट हो गए तो हमें फिर अपनी सोसाइटी को देना चाहिए। सही बात। और मेरा बिहार जो है वो भारत में सबसे पिछड़ा राज्य है, गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा सब में। और काफी दिनों से बिहार के बारे में सब लोग बाहर बैठ के सोचते हैं कि बिहार में कुछ नहीं है और बाहर चले जाते हैं। हमारी भी थिंकिंग थी कि बिहार रहने लायक तो है नहीं, वहां सब कुछ, जिसकी वजह से हम लोग भी बाहर रह रहे थे। तो किसी न किसी को तो बदलना पड़ेगा, उसके लिए आगे आना पड़ेगा। सही बात। इसी बीच 2014 में मैंने प्रशांत किशोर जी को देखा मोदी जी के साथ कि मोदी जी के साथ उन्होंने मोदी जी को, बीजेपी को जिताने में पूरा मदद की। उसके बाद नीतीश जी। सो कंटिन्यू ये हम लोग न्यूज में देखते आ रहे थे कि भाई ये बिहार का एक लड़का है जो फॉरेन में रहता था और अभी आकर के ये पॉलिटिक्स में ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं और इतनी बड़ी जीत हासिल हो रही है। तो हम लोग आपस में बात करने लगे कि हमारी बिहार की इतनी बड़ी दुर्दशा है, इस लड़के के पास इतना दिमाग है तो बिहार के लिए कुछ क्यों नहीं करता। अब पहले से ही ये सोचते थे 14-15 तो ये मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच की बातें थी। तो हस्बैंड बड़े ही कॉन्फिडेंस से बोलते थे कि ये जरूर आएंगे, ये बिहार में जरूर एक दिन आएंगे, तुम लिख के रखो। सही बात है। वो बात तो सच हुआ। वो बात सच हुई। फिर हमने सोशल मीडिया पे देखना शुरू किया कि वो बिहार आ गए हैं, पदयात्रा शुरू कर दिए हैं। तब से मन में हलचल सी होने लगी कि जब ये कर रहे हैं तो हम लोग जब सोचते हैं तो हमको भी तो कुछ करना है। और पहले ही था कि सोसाइटी को हमें कुछ देना है, तो ये सबसे अच्छा मौका है कि हम इनके साथ जुड़े। तो हमने फेसबुक से बहुत स्ट्रगल किया कि कहाँ से कांटेक्ट निकाले, कैसे कांटेक्ट। फेसबुक में जाते थे, किसने ये पोस्ट किया उसको मैसेंजर पे मैसेज करते थे। तो ऐसे ऐसे करके तो बोलता था फॉरवर्डेड मैसेज है, या उसी में किसी ने बोल दिया कि हम पदयात्री हैं। तो बोले कैसे मिलेंगे, बोला आप पदयात्रा में आओ तभी आप उनसे मिल सकते हो। फिर कहीं ना कहीं कोई व्हाट्सएप ग्रुप भी, उसका भी लिंक आता था। तो उस लिंक पे हमने क्लिक करके ग्रुप ज्वाइन किया। फिर ग्रुप में एडमिन कौन है उन सबको कांटेक्ट किया। सही बात है। वहां से कांटेक्ट करते करते एट लास्ट फाइनली हमें सही रास्ता मिला। और फिर 17 मई को हमारी अपॉइंटमेंट मिली सर से मिलने की। तो उसी दिन अर्ली मॉर्निंग हम लोग बैंगलोर से आए और शेखपुरा उसमें हमारी उनकी मीटिंग हुई। मैडम आपका ये कहानी बहुत अच्छा है, क्योंकि यही सफर करना पड़ता है। जो भी राजनीति में आते हैं इतना तक तो सफर करना ही पड़ते हैं। और ये मेरा दूसरा प्रश्न है मैडम, मतलब आप हिंदी टीचर बनना तो थोड़ा बहुत आसान काम है, अभी राजनीति में एंटर हो रहे हैं। आपका फैमिली जब हिंदी टीचर अब बनने जा रहे हो तो एक्सेप्ट कर लिए होंगे, क्योंकि आपका हस्बैंड भी आर्मी में काम करते थे। ही नोस ये टीचर का काम जो उतना ये नहीं है।
पर आप जब राजनीति में एंटर कर रहे हो, आपका फैमिली का क्या रिस्पॉन्स था? एक तो हमारी जो फैमिली है, फैमिली के बारे में बताती हूँ। हमारी फैमिली जो है वो बहुत सपोर्टिव है। मेरे इन-लॉज जो हैं, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी मैं सेकेंड ईयर में थी, ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में, तब से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और आगे पढ़ने के लिए, मुझे पढ़ने का मन था, उन्होंने सपोर्ट किया कि पढ़ना चाहती हो तो पढ़ो। तो मेरी फैमिली इस तरह की थी और हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है। वो भी हमेशा प्रेज करते रहे कि नहीं पढ़ो, आगे जॉब करो। तो उनकी वजह से मैं जॉब करती थी और मैं अगर एक कदम आगे बढ़ती थी, वो 2 कदम मुझे और पुश करते थे कि और अच्छा करो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो वो इस तरह के थे। तो जब भी मैंने ये डिसीजन लिया यहाँ भी आने का, तो क्योंकि हम लोग का हमेशा कन्वर्सेशन चलते रहता था पॉलिटिक्स के बारे में, बिहार के बारे में, तो वो साथ साथ मेरा साथ देते ही है। बोला तुम ट्राई करो, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। आज भी वो मेरे साथ है और मैं आगे, मैं फेस हूँ तो वो पीछे जितना भी बाकी चीजें वो पूरा हैंडल वही करते हैं। सो हम ये कहते हैं कि 1+1 होता है, यहाँ हम बोलते हैं कि 1 और 1 मिल करके ना 11 है हम लोग। और इस तरह से हम दोनों हार्डवर्क करते हैं, जो कि आप कह रहे हैं कि हम यूट्यूब उसमें फेसबुक वगैरह में जो देखते हैं, तो ये हम दोनों का मिला हुआ हार्डवर्क है जो आपको दिखता है। थैंक यू मैडम। मैडम, ये भी प्रश्न है कि आप अभी पॉलिटिक्स में आ चुके हो और आप धरातल में भी जा रहे हो। जैसे लोग नहीं चाहते हैं पॉलिटिक्स में, जो लोग आते हैं वो लोग यही चाहते हैं पहले भैया हमारा सीट सुनिश्चित कर लीजिए, हम वही जाके चुनाव में 20 दिन पहले उतर जाएंगे और वहीं से लड़ जाएंगे। आप ये नहीं कर रहे हो, आप दूसरा उल्टा कर रहे हो। आप पहले टिकट मांगने के पहले ही आप पहले धरातल में जा रहे हो और लोगों के बीच जा रहे हो। जन स्वराज के बारे में जागरूक होइए, बिहार के लोगों को जागरूक होने की जरूरत है करके आप लोग बोल रहे हो। इस जब ग्राउंड में जाते हो आपको क्या रिस्पांस मिल रहा है जन स्वराज के बारे में? ज्यादातर लोग जो बिहार से बाहर है ये लोग जानना चाहते हैं क्या रिस्पांस मिल रहे हैं बिहार में। देखिए, जन स्वराज के बारे में तो पहले हमने बहुत सारे सर्कल देखा था फेसबुक वगैरह पे, और उनको देखने के बाद जब हम यहाँ बिहार आए तो हमारे दिमाग में वही था, क्योंकि हम ये सोच के आए हैं कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है, ये सोच के नहीं आए हैं। हम ये सोच के आएंगे मुझे कुछ करना है। और पॉलिटिक्स का ABCD कुछ भी नहीं मालूम, बट एक है ईमानदारी और मेहनत, 2 चीजें हमारे अंदर है कि अगर हम मेहनत से और ईमानदारी से काम करें तो कोई भी काम अच्छा हो सकता है। हम लोग जब वहां से बैंगलोर से यहाँ आए तो हमने देखा कि सर गांव-गांव घूम रहे हैं और सबसे बातें कर रहे हैं। तो हमें वही रास्ता दिखा था, किसी ने बताया नहीं, कुछ भी नहीं कि क्या करना है। तो हमने ये सोचा कि जब वो ये कर रहे हैं तो हमारा भी यही काम है। तो हम गांव गए और गांव जा करके और सबसे मिलना शुरू किए। गांव में सबसे नीचे तबके की जो महिलाएं हैं उनसे मिलना, क्योंकि जेंट्स जो है वो बाकी सबसे मिल लेते हैं, महिलाओं से नहीं मिल पाते और महिलाएं उतने अटैच नहीं हो पाती। तो ये मेरा बेनिफिट मेरे लिए है कि अगर मैं महिला हूं तो मैं सबसे पहले उनको अप्रोच करूं। तो मैं उनके पास गई और उनको बताने लगी कि देखो आप लोग इस दुर्दशा में हो और एक जन स्वराज नाम का एक अभियान चलाया जा रहा है, प्रशांत किशोर है, उनके बारे में बताया कि वो क्या थे, ताकि लोगों को पता चले कि कौन है जो काम कर रहा है, जिसको किसी चीज की कमी नहीं थी लेकिन वो आज आकर के पैदल चल रहा है और जिसका मैसेज मैं आप लोग को पहुंचा रही हूँ। सेम चीज को मैं आके आप लोगों तक आ रही हूँ, क्योंकि वो पूरे बिहार में घूम रहे हैं तो थोड़ा हम भी कर लें, अपना योगदान दें। तो हम अपने आसपास कम से कम अवेयरनेस फैलाएं और बताएं कि जन स्वराज क्या है, प्रशांत किशोर कौन है और ये क्या कर रहा है। तो जब मैं उनको एक्सप्लेन करती हूँ तो वो बहुत खुश होती हैं और कहती हैं कि आज तक किसी ने आके ऐसी बातें नहीं कही और ऐसी बातें नहीं कही और इतने अच्छे से किसी ने समझाया नहीं। अब हमें समझ में आ रही है कि आप अपने हक की बात नहीं, आप अपने लिए नहीं आए हो, आप हमारे लिए बात कर रहे हो कि हमें क्या करना चाहिए। नहीं तो लोग आते हैं कहते हैं कि हमें वोट दो, हम आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आप ऐसा नहीं कर रहे हो, आप हमारे बारे में बता रहे हो कि आपको क्या करना। तो रिस्पांस बहुत ही पॉजिटिव है और वो कहते हैं कि दीदी हम आपके साथ खड़े, मतलब हमारे साथ खड़े होने की जरूरत नहीं है, आप अपने साथ खड़े हो, अपने लिए खड़े हो, उतना ही बहुत है। सही बात। मैडम, आप मतलब बिहार को मतलब 12वीं क्लास के बाद आप ये बताए थे कि हम बाहर कहीं चला गया, बिहार से बाहर थे हम,
उस समय का बिहार में, अभी का बिहार में आप धरातल पे घूम रहे हो, उस समय का बिहार में अभी का बिहार में क्या फर्क है, क्या अंतर है? देखिए, हाँ, मैंने 10th और 10+2 भी बिहार से नहीं किया। मैं बचपन में 1-2 क्लास पढ़ी हूँ बिहार के स्कूल में। पापा रेलवे में थे तो हम लोग घूमते आंध्रा और मध्य प्रदेश यहाँ। तो +2 मेरा बस्तर डिस्ट्रिक्ट से हुआ। 10th और 10+2 दोनों वहीं से। लेकिन हम लोग गांव आते जाते थे और कुछ साल उसके पहले 6, 7, 8 ऐसे हमने पढ़ा था यहाँ पे। देन ग्रेजुएशन और मास्टर्स मैंने यहाँ बिहार से किया था 90s में। तो 90s के पहले तो थोड़ा बहुत ठीक था। इवन जब मैं भी यहाँ से ग्रेजुएशन और मास्टर्स की, तो जो 3 साल का सेशन होता है, कोर्स होता है, वो 4 साल 5 साल लगा। 92 में मैंने एनरोल किया ग्रेजुएशन के लिए, 98 में जाके कंप्लीट हुआ। 98 में मास्टर्स के लिए एनरोल किया तो वो 2001 में जाके कंप्लीट हुआ। तो इतना टाइम यहाँ पे लगता था, जो कि आज भी वही है। आज भी वही चल रहा है जो कि 90s में हो रहा था। तो शिक्षा के मामले में तो बिहार बहुत पीछे है, इसको बहुत सीरियसली नहीं लिया गया। उसके पहले थे नेतरहाट जैसी चीजें थी जो हमारे यहाँ थी, लेकिन अब वो सब चीजें नहीं। उसके बाद हाँ, स्कूल में तो थोड़ा बहुत पढ़ाई हुआ करता था, जो कि अब बिल्कुल भी नहीं। ये अंतर है कि फ्री की चीजें, तब फ्री की चीजें नहीं मिला करती थी। अभी फ्री की चीजें, कपड़ा, साइकिल, बुक्स, खाना, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन जो मिलना चाहिए शिक्षा, वो नहीं मिल रहा है। मैडम, मतलब उस समय का जो वुमेन का स्थिति है बिहार में, अभी का जो वुमेन का स्थिति है, उसमें कुछ खास अंतर दिखते हैं मैडम आपको? उस समय की एक स्थिति थी कि शाम के बाद औरतें बाहर निकल नहीं सकती थी। सही बात है। लेकिन अब ये है कि यहाँ लड़कियां रात को भी 8 बजे 9 बजे आप देखेंगी, या फिर शहर में भी लड़कियां जो है तो वो निकल रही हैं, अपना काम कर रही हैं। तो सुरक्षा के को लेकर के थोड़ा पहले से तो काफी सुधार है, जो कि अंधेरा होते ही बाहर निकलने ही नहीं दिया जाता था। वो चीज तो बदलाव है और लड़कियां स्वतंत्र पहले से ज्यादा फील कर रही, मतलब जब हमारे टाइम से लेकर आपके टाइम से। मैडम, मेरा ये सवाल है कि बहुत तरीका का विचारधारा है। जेडीयू का एक विचारधारा है, आरजेडी का भी एक विचारधारा है, जन स्वराज का भी एक विचारधारा है। प्रशांत किशोर ये बोलते हैं ये फिर से वो जो इंडिपेंडेंस वाला जो कांग्रेस था, जिसमें सब लोग हिंदू मुसलमान सब लोग मिलके जाति छोड़ के, धर्म छोड़ के आके स्वराज के लिए काम किया और स्वराज हासिल किया। और प्रशांत किशोर ये उसका विचारधारा के बारे में बताते हैं। आपको कितना समझ में आता है भैया विचारधारा जन स्वराज का विचारधारा? आपके स्तर से आपके मन में क्या है विचारधारा जन स्वराज की विचारधारा बहुत सही है। सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास, उस विचारधारा की वजह से आज मैं बैंगलोर छोड़ करके यहाँ पटना में दिख रही हूँ। तो यह है कि उसकी विचारधारा ही है जो देश के कोने कोने में जो भी बिहारी हैं वो जुड़ रहे हैं प्रशांत किशोर से और जन स्वराज से। तो इससे बड़ा प्रूफ तो और कुछ नहीं है। इवन जो आरजेडी, जेडीयू आप कह रहे हैं, उन पार्टियों से भी लोग आ रहे हैं। इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनकी विचारधारा उनके पार्टी से मिल नहीं रही है। वो भी कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि मेरा जो विचार है वो शायद जन स्वराज की विचारधारा से मिल रही है, तो वो वहां छोड़ करके यहाँ पे आ रहे हैं। सही बात है। आप बहुत ये विचारधारा के बारे में बहुत अच्छी बात कही मैडम, क्योंकि ये विचारधारा का प्रभाव से ही दूसरे लोग, दूसरे दलों से लोग यहाँ पे मैडम, अभी प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं बिहार में महिलाओं को कम से कम 40 सीट यहाँ दिया जाएगा। ये सही में 40 सीट जरूरत है मैडम महिलाओं को, या इससे बेसी का जरूरत है? शुरुआत जब होती है तो शुरुआत कम से भी हो रही है तो ठीक है, 40 सीट मिल रही है, कम से कम एक बार अच्छी शुरुआत तो हो रही है। आज तक इतनी सीट किसी भी पार्टी ने किसी भी महिला को नहीं दी। तो जन स्वराज एक साथ में 40 सीट दे रही है, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है महिलाओं के लिए जो आ रही हैं कि वो अब अपने आप को प्रूव करके ये दिखा सकते हैं कि हम भी कर सकते हैं, जो कि अभी तक उनको इग्नोर किया जाता है कि महिला है क्या करे। सही बात।
तो इस बात को गलत साबित करने के लिए ये 40 सीट काफी है। और प्रशांत जी ने कहा है कि आगे वो और सीटें बढ़ाएंगे अगली बार। सही बात। तो शुरुआती दौर में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैडम, यहाँ बिहार में खास तौर के देखते हैं और ज्यादातर इंडिया में भी यही स्थिति है कि ज्यादातर महिला जो पॉलिटिक्स में एंटर करती है उसको ज्यादा इज्जत नहीं देते हैं। आपका मुख्यमंत्री है, वो बोलते हैं असेंबली में खड़े होके, आप महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, ये हो वो हो करके वो अपना वचन देते हैं। पर ज्यादातर इज्जत ऐसे ही रहते हैं जो राजनीति में आते हैं महिला का। जन स्वराज में और प्रशांत किशोर जी कैसे देख रहे हैं महिलाओं को? एक बार अपने आपके एक्सपीरियंस के बारे में। जन स्वराज में महिलाओं को ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जिसका सबूत तो मैं खुद हूँ कि मैं उतने दूर से आई हूँ और आकर के इसमें शामिल हुई हूँ। यहाँ पे अगर सम्मान नहीं होता तो शायद महिला ये नहीं कहती कि हमें 40 से ज्यादा सीट चाहिए। जब महिला की मीटिंग हुई थी यहाँ पे बापू सभागार में, तो कहे कि 40 सीट देंगे, बोले नहीं हमें इससे ज्यादा चाहिए। अगर सम्मान नहीं मिलता और अगर वो मौका नहीं दिया जाता तो शायद सामने से आकर औरतें ऐसी बातें नहीं कहती। और बाकी जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं ये उनकी अपने विचार हैं, क्योंकि उनको अनुभव नहीं है। हम महिलाएं क्या है महिलाओं को पता है। सही बात। तो महिला शक्ति को कोई अनदेखा नहीं कर सकता है। इस बार जन स्वराज बताएगा कि महिला शक्ति है क्या। मैडम, आप भोजपुर क्षेत्र से आते हो, अब वो शाहबाद क्षेत्र से आते हो, आप धरातल पे भी जा रहे हो। आपको भोजपुर क्षेत्र में तो भाजपा मजबूत है, राजद भी अपना ये करते हैं, आपका अपना वोट शेयर राजद को भी है। इस बीच में जन स्वराज का क्या अपॉर्चुनिटी आपको दिखता है भोजपुर में, शाहबाद एरिया? अगर जेडीयू या बीजेपी या ये सब ठीक ही करती तो शायद जन स्वराज आता ही नहीं, विकल्प ही नहीं होता। जब विकल्प बनाया गया है मतलब उसकी जरूरत है, और जरूरत है और वो धरातल पर दिख रही है, लोगों को समझ में आ रहा है, क्योंकि सब लोग त्रस्त हो चुके हैं। व्यवस्था बदलना जरूरी है। इस व्यवस्था से सभी परेशान हैं, नीचे तबके से लेके ऊपर तक के। भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, एक भी काम आप करने जाइए तो बिना रिश्वत का होता नहीं है। तो बदलाव तो जरूरी है। और जन स्वराज बहुत दमखम के साथ बिहार में और भोजपुर में आ गया है। अब आगे देखना है कि ये कैसे और आगे बढ़ रहा है। सही बात। मैडम, आप प्रशांत जी से इससे आने के पार्टी में एंटर करने के मतलब अभियान में एंटर करने के पहले प्रशांत जी से आपसे बातचीत हुआ। ज्यादातर ये लोग जो लोग तेजस्वी यादव हो गया, नीतीश कुमार हो गया, वो इतना आसानी से बात नहीं करते, महिलाओं का अपॉइंटमेंट देते ही नहीं। पर प्रशांत किशोर का आपका अपॉइंटमेंट दिए हैं और आप उनसे बातचीत किया था, उसका क्या रिस्पॉन्स है आपके बारे में? कैसे वो रिस्पॉन्ड किए थे, क्या बातचीत किए थे आपके साथ, वो एक बार हमें मेरे दर्शकों से एक बार शेयर कीजिए। देखिए, उनका रिस्पॉन्ड तो बहुत अच्छा था। जब हम लोग आए मिले तो ये है कि वो किसी पे प्रेशर नहीं डालते हैं। वो ये नहीं कहते कि आप सब छोड़ के आ जाओ और हमारे साथ जुड़ो। जब उनको पता चला कि हम बैंगलोर में वेल सेटल्ड हैं तो वो काफी कन्विंस करने की कोशिश किए कि हम वहीं से काम करें, यहाँ ना आए। तो ये दर्शाता है कि वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी आदमी जो जन स्वराज में आके शामिल हो रहा है वो प्रेशर में यहाँ आके काम करे और अपना मतलब रियल लाइफ और जो भी उनका फैमिली है उन सबको छोड़ करके और जन स्वराज को इतना माने कि पहले उनका अपना जॉब, अपनी फैमिली, देन जन स्वराज। सही बात। ये चीजें उन्होंने कई बार हमें कन्विंस करने की कोशिश की कि आप वहीं से कर लो, कि हर शहर में जहाँ भी 5 लाख से ज्यादा बिहारी लोग हैं वहाँ हम लोग अपना संगठन बना रहे हैं। तो बोले कि आप वहीं से काम कर लो। तो मैंने ही कहा कि नहीं, वहां से करेंगे तो मे बी मैं अपना 100% नहीं दे पाऊं जो मैं सोच रही हूँ, क्योंकि वहां रहूंगी, मेरा जॉब रहेगा और जॉब के साथ और घर के साथ और जन स्वराज शायद मैं जस्टिस नहीं कर पाऊँ। तो सेम चीज मैंने उनको बोला। तो फाइनली लास्ट में उनको बोलना पड़ा कि ठीक है आप आ जाओ। तो मैं यहाँ से गई और रिजाइन करके आ गई। सही। मैडम, आप एक महिला हो फिर भी यहाँ आके काम कर रहे हो। ज्यादातर महिला बिहार में बाहर आके काम नहीं, मतलब पॉलिटिकल काम नहीं करना चाहते हैं। आपका मैसेज क्या रहेगा बिहार का उन महिलाओं को जो राजनीति में एंटर करना चाहते हैं
पर हो नहीं पा रहे हैं। आपका मैसेज क्या रहेगा एक बार दर्शकों को? महिलाओं के लिए है कि एक है आत्मविश्वास, और ईमानदारी से मेहनत की जाए तो किसी भी क्षेत्र में सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है, चाहे वो राजनीति हो चाहे दूसरा कोई भी क्षेत्र हो। और उसकी मैं एक मिसाल हूँ कि मैं सब कुछ छोड़ के राजनीति में, लोग कहते हैं कि राजनीति अच्छी चीज नहीं है, लेकिन प्रशांत जी जो राजनीति और जनसुराज जो बनाई है वो साफ सुथरे छवि के लोगों के लिए, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जो पहले से मेंटालिटी माइंडसेट बना ली गई है कि राजनीति जो है वो अच्छी नहीं होती, वो जनसुराज साबित करेगा कि राजनीति कितनी अच्छी होती है, और इसके बाद लोग उसमें आने लगेंगे। मैडम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मैडम, आपका आगे का रास्ता के लिए। हम खुद चाहते हैं कि आप और जनसुराज में आगे बढ़े। हम सब दर्शकों को भी यही आग्रह करते हैं मैडम को, जहां जहां मैडम आपको फेसबुक में दिखते हैं या यूट्यूब में दिखते हैं या ग्राउंड पे दिखते हैं, उसको जितना सहायता आप लोग दे सकते हैं दीजिए। और यही है मेरा इंटरव्यू पद्मा ओझा जी के साथ। पद्मा ओझा जी एक मिडिल क्लास परिवार से आते हुए भी यहाँ बिहार में राजनीति करने के लिए, बिहार में कुछ बदलाव देखने के लिए आए हैं। आप लोग भी पद्मा ओझा जी से प्रेरणा लेके बिहार में ऐसे आएंगे करके हम लोग इच्छा रखते हैं। और जो लोग जनसुराज से जुड़ना चाहते हैं, ये चैनल आपके लिए है। आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जो जिन महिलाओं को राजनीति में एंटर करना चाहिए वो लोग के पास कीजिए, और ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इतना सुनने के लिए, इतना इंटरव्यू देखने, आप पेशेंटली देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको समाप्त करने के पहले हम एक बार बिहार का नारा लगा के इसको समाप्त करते हैं। ओझा जी से भी, आपसे भी आग्रह है मैडम, नारा लगाइए, क्योंकि देखिए हम दक्षिण भारत से हैं। जो लोग मेरा चैनल देखते हैं वो लोग को पता है ये भैया दक्षिण भारत से हैं, बिहार से कोई परिचित मतलब कोई रिलेशन नहीं है इसको। फिर भी हम यहाँ जो जितने भी जनसुराज में लोग हैं, प्रशांत जी के बाद हम ही सबसे बिहार का नारा बढ़िया लगाते हैं। ये हम मतलब पूरा इज्जत से कह सकते हैं। तो एक बार मैं जय बिहार बोलूंगा, आप भी जय जय बिहार बोलिए। जय बिहार, जय जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार। सबको प्रणाम।